साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहेस? साथियों, आज की क्लास में मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करूंगा जिसका सब्जेक्ट है कि कई ऐसे मामले हैं जहां हमारी गलती नहीं है, हमने अपराध नहीं करा है पर हम लापरवाह हैं। तो क्या उस सिनेरियो में हम अपराधी बन सकते हैं या नहीं? अगर बन सकते हैं तो हमें एंटिसिपेशन में मीन्स उस कृत्य से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा कि सर्वप्रथम हमसे ऐसी गलती ना हो, और अगर हो भी जाए तो उसका नुकसान कम से कम हो और हमें एक बिटर कॉन्सिक्वेंस उसका फेस ना करना पड़े। साथियों, जब भी कोई चीज़ हम नहीं सीखते हैं तो उसके दो कॉज हैं। सबसे पहली बात कि किसी का अनुभव है, हमने उसके अनुभव से जाना और अपने आप में जो है इम्प्रूवमेंट्स कर लिए, या दूसरा है कि हम गलती करें, अनुभव लें, फिर जो है दोबारा गलती ना करने का प्रण लें। तो मेरे हिसाब से हमें जिनका अनुभव है उनसे सीखकर ऐसी गलतियां ना करने का जो है प्रण ले लेना चाहिए। क्लियर है? तो साथियों, जो बात मैं डिस्कस करूंगा वो एक सच्ची स्टोरी है उन लोगों की जो अपराधी नहीं है, पर उनसे ऐसी कॉमन मिस्टेक्स रही, ऐसी गलतियां रही जो 99% भारतीय करते ही करते हैं, जिस कारण अंतोगत्वा जाके वो अपराधी बन गए। तो साथियों, वो चीज़ें क्या हैं ये मैं डिस्कस करूंगा आज के प्रेजेंटेशन के माध्यम से। तो शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये बेस्ड है ऑन रिसेंट जजमेंट ऑफ ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट। इसको जो है आप लिख लीजिए, कर्नाटका हाई कोर्ट। जजमेंट जो है ये बहुत ही रिसेंट है और ये जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है 28 मई 2024 को। इधर हो गया। इसका पिटिशन नंबर है 4624/2022। तो मैं समझता हूँ कि आपने बेसिक डिटेल्स को जो है लिख लिया होगा। इस जजमेंट का नाम है पलानी, PALANI, पलानी स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। साथियों, इस केस के बेसिक फैक्ट्स क्या हैं उनको समझना होगा, फिर हम अपने केस की तुलना इस केस से इजीली जो है कर पाएंगे और रिलीफ जो है हम ले पाएंगे। इस केस में जो परिवादी है उसका कहना यह था कि जो अक्यूज पर्सन्स हैं, अक्यूज नंबर 1 to 5, ये जो है मेरे पास में आए और इन्होंने मेरे साथ जो है चीटिंग करा, फॉर्जरी करा और अंतोगत्वा से रिपोर्ट लिखाई, और इसके बिटर कॉन्सिक्वेंसेस जो है A1 से A5 को जो है भुगतने पड़ गए। और सबसे हैरानी की बात है कि ये सिविल डिस्प्यूट है। अनेकों ही जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के हैं, हाई कोर्ट के हैं कि जहाँ सिविल डिस्प्यूट है वहाँ पर फौजरी केस नहीं चलेगा। इसके बावजूद भी इनको एक केस जो है फेस करना पड़ा। तो वो कॉमन मिस्टेक्स क्या थी उसको हम देखते हैं। साथियों, जो अक्यूज नंबर 1 है इस केस में, ये एक फर्म है। फर्म मीन्स ये एक पार्टनरशिप फर्म है और बीइंग अ ज्यूरिस्टिक पर्सन ये केस कर भी सकती है और इस पर केस हो भी सकता है। इसका रेफरेंस सेक्शन क्या है? सेक्शन 69 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि A1 जो है ये डील करती है या डील करता है इन द बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल। अब कोई ज्यूरिस्टिक पर्सन काम करेगा तो वहाँ पर नेचुरल पर्सन सही है। तो यहाँ पर नेचुरल पर्सन कौन है? A2 से लेकर A5। A2 और A3 जो है वो है इसके मैनेजिंग पार्टनर, और जो A4 और जो A5 है ये है इसके रेगुलर पार्टनर्स। क्लियर हो गया आपको? इसका आरोप ये था कि इन लोगों ने मुझे अपने जाल में फंसाया। सबसे पहले इसने मुझसे डील करी और हमारे बीच अच्छी बिजनेस डील जो है बन चुकी थी। मैं सामान लेता और इसका पैसा जो है हमको अदा करता, और सामान की भी क्वालिटी यहाँ मेंटेन थी, और जो पैसों का ट्रांजेक्शन हुआ उसमें भी कोई झोलमोल नहीं था। इस ट्रांजेक्शन के तहत की गई डील्स का इन्होंने फ़ायदा उठाया और मुझे कहा कि मैं इनसे प्रोफेशनल एग्रीमेंट कर लूँ। ये स्टोरी है परिवादी की। और उस प्रोफेशनल एग्रीमेंट के तहत ये कहा गया कि मैं कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर दूँ, कुछ अमाउंट को एक्सपेंड कर दूँ इनके प्रमोशन के लिए, ताकि जब ये बिज़नेस को ग्रो करेंगे US में जाके तो जो पैसा आएगा उसके बाद जो प्रॉफिट निकलेगा उसमें मुझे 33% जो है हिस्सा मिल जाएगा। मैं इनके झांसे में आ गया और मैंने एक बड़ा अमाउंट जो है इन्वेस्ट कर दिया। वो अमाउंट था $1,26,000। ये तो हुआ इन्वेस्ट, और $2,25,000 के आसपास जो है इसका खर्चा आया एक्सपेंडिचर में रिगार्डिंग प्रमोशन ऑफ बिजनेस। उसके बाद
समय बीतता गया बट इसको प्रॉफिट नहीं मिला, तो परिवादी जो है वो हो गया फ्रस्ट्रेट। ये कई बार जाके मिला, अक्यूज पर्सन से इस बारे में बातचीत करी, पर उन्होंने कोई पॉजिटिव जो है रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये जो है बात बात पर ये कहते हैं कि आपको जो है प्रॉफिट दे रहे हैं, आप वेट करो, बट कोई एफिशिएंट प्रॉफिट जो है इसको नहीं दिया गया। अंतोगत्वा जब ये परेशान हुआ तो इसने एक केस जो है दाखिल कर दिया यूएस में जाके, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। इसका कहना ये था कि इस कंपनी ने 2.25 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली का प्रॉफिट बना लिया है, और ये राशि जो है ये भारतीय रुपए में नहीं है, ये राशि डॉलर्स के अंदर है। इस हिसाब से मेरा जो शेयर है वो बनता है करीबन $8,33,000 का। तो ये शेयर जो है मुझे दिलाया जाए। इसके अलावा जो मेरे एक्सपेंसेस लगे हैं वो, और जो मेरा कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो मुझे रिफ़ंड कराते हुए मुझे जो है न्याय दिलाया जाए। और ये अमाउंट जो है इन लोगों ने हड़प कर लिया है, मेरे साथ जो है चीटिंग हुई है। यहाँ पर कोर्ट ने जो है नोटिस जारी करे, अपोजिट पार्टी जो है मीन्स अक्यूज नंबर 1 to 5 इनका रिप्लाई आ गया। अब यहाँ पर ये मात खा गए। ओके, रिप्लाई में ये डिनाई करते हैं कि हमारे बीच कोई प्रोफेशनल एग्रीमेंट नहीं है, जबकि इनके बीच जो ईमेल है उसमें लगातार कॉरेस्पॉन्डेंस ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि ये कंसर्न पार्टियां जो है एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप में हैं जिसके तहत कुछ प्रॉफिट का शेयर होना है। तो ये थ्योरीज जो है यहाँ पर इनकी थी गलत। जो अक्सर गलतियाँ आप लोग करते हो वो गलती बता रहा हूँ मैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर देखने को मिली कि इन्होंने कहा कि हमारे बीच केवल बायर और सेलर का जो है रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप जो है डिस्टर्ब हुआ, जिस कारण हमारे ऊपर जो है झूठा केस किया गया है। इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट जो है तैयार करे बेंगलोर में, क्योंकि इनकी बेंगलोर में भी प्रीमाइसिस थी, और वहीं से डॉक्यूमेंट जो है बन के तैयार होके इनके वकील ने वो डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट में पेश कर दिए। जब डॉक्यूमेंट को जो है पेरूस किया कंसर्न परिवादी ने, तो ये पाया कि जो ईमेल है उसमें तो अलग स्थिति है और जो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पर है उसमें अलग स्थिति है। तो इस बेसिस पर इसने डॉक्यूमेंट की जो है जांच कराई, उसको एग्जामिन कराया, तो ये मालूम पड़ा कि डॉक्यूमेंट जो है फॉर्ज हैं। अल्टीमेटली ये केस जो है जीत गया कंसर्न परिवादी। इन द मीन वाइल इसने इंडिया में आके जो है केस दर्ज करा दिया बेंगलोर में। मजिस्ट्रेट ने इस केस में 156(3) CRPC के आदेश नहीं करे, रादर देन उससे परिवार पर एग्जामिन करा कंसर्न परिवादी को, और 202 CRPC के तहत जो है जांच के आदेश कर दिए। पुलिस ने पहले मामले में क्लोजर जो है सबमिट करा, वापस से जांच के ऑर्डर हुए, तो पुलिस ने इस मामले में जो है अपनी फाइनल रिपोर्ट चार्जशीट जो है पेश करी, जिसको हम कहेंगे पुलिस रिपोर्ट एज पर सेक्शन 173 ऑफ CRPC। और उस रिपोर्ट के बेसिस पर जो कंसर्न व्यक्ति हैं वो समन्स हो गए। ये लोग जो है हाई कोर्ट चले गए। इन्होंने कई पॉइंट जो है रेस करे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप थोड़ा सा समझिएगा। पहला पॉइंट इनका ये था कि हमारे बीच जो भी डिस्प्यूट हुआ है वो फॉरेन लैंड पर है और ऑलरेडी रेमेडी अवेल कर चुका है US कोर्ट में परिवादी। तो इस सिनेरियो में बेंगलोर कोर्ट के पास जो है जुरिडिक्शन नहीं है, तो सेक्शन 177 सेक्शन 178 CRPC की लाइट में जुरिडिक्शन को जो है चैलेंज यहाँ पर किया गया। पहला पॉइंट तो यहाँ ये था। दूसरी बात यहाँ पर ये थी कि जो कंसर्न परिवादी है वो मेलाफाइड है, क्योंकि उसने सिविल डिस्प्यूट को जो है एक फौजरी डिस्प्यूट जो है बना दिया है। तो जब जब सिविल डिस्प्यूट हुआ है पक्षकारों के बीच में, तो वहाँ फौजरी केस जो है मेंटेनेबल नहीं हुए हैं। तीसरे का कहना था कि हमारे बीच में कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, बट FSL रिपोर्ट जो है इनके खिलाफ थी, इसको ये काउंटरबट नहीं कर पाए। हमेशा ध्यान रखोगे अगर प्राइवेट एक्सपर्ट है और वो FSL रिपोर्ट बना के दे रहा है, तुरंत जो है इसको लीगल नोटिस दे दो और उसको टांगो फौजरी के मुकदमे में, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं करा, उसकी रिपोर्ट स्टैंड कर गई, तो वो आपको जो है मार देगी। और जजमेंट ऐसे बहुत सारे हैं कि प्राइवेट एक्सपर्ट की रिपोर्ट रीजनेबल नहीं हो सकती है, वो एडमिसिबल नहीं हो सकती है अगर आप उसको चैलेंज कर रहे हो, बट अगर उसको आप चैलेंज ही नहीं कर रहे हो तो वो इप्सो फैक्टो जो है एडमिसिबल है आपके बनाए हुए फैक्ट्स के ऊपर। चौथी इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने ये स्टैंड लिया 195 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज B CRPC का। इनका कहना है कि जब हमने फॉर्जरी ही कोर्ट के बाहर करी है, तो इस सिनेरियो में जो डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश हुए हैं वो US कोर्ट में है, और US कोर्ट के पास एक क्षेत्राधिकार है कार्रवाई करने का। और इसके अलावा इनका कहना है कि जब कोई फॉर्जरी हुई है और डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश हुए हैं, तो वहाँ पर कोर्ट ही जो है 195 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज B CRPC में कार्रवाई कर सकता है। ये कार्रवाई अपसेट है, इनलीगल है, लायबल टू बी डिस्कार्ड है। अब कोर्ट ने यहाँ पर एक एक पॉइंट को जो है एग्जामिन किया और अपने उत्तर देना जो है शुरू करे। सबसे पहले का ये था कि हमारे बीच में जो है सिविल डिस्प्यूट है। साथियों, इस पॉइंट पर जजमेंट जो है बहुत सेटल्ड है, ऐसा कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। इट इज़ ट्रू दैट कि जहाँ पर सिविल डिस्प्यूट है वहाँ फौजरी कार्रवाई मेंटेनेबल नहीं होगी, बट इसके बावजूद भी सिविल रेमेडी और फौजरी एक्शन साथ साथ जा सकते हैं। साथियों, अगर सिंपली ये बात कहते हैं कि हमारे बीच पार्टनरशिप एग्रीमेंट था, हमारे बीच पैसों को लेकर डिस्प्यूट हो गया और हमको उसको शेयर दे रहे नहीं हो गए, काम ही नहीं करा, तो वहाँ पर ये सिंपल सिविल डिस्प्यूट बन रहा था। पर इन्होंने क्या करा, फॉर्जरी कर दी, और वो फॉर्जरी जो है स्टैंड हो गई FSL रिपोर्ट में, और FSL रिपोर्ट उन्होंने चैलेंज ही नहीं करी। और जो कंसर्न US कोर्ट का फैसला है
वो भी जो है फाइनल हो चुका था और डिग्री हो चुका था, जिस कारण इनका नुकसान जो है ज़्यादा हो गया कि एक सक्षम सिविल कोर्ट की जब फाइंडिंग आ जाती है तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि वो इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत जो है वो रिलेवेंट हो जाती है। फॉरेन कोर्ट के जजमेंट बाइंडिंग नहीं है पर रिलेवेंट तो है, उनको पेरूस कर सकते हैं टू गिव अनदर जजमेंट इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इस बात को जो है विश्लेषण आप ध्यान रखें। दूसरी बात, जुरिडिक्शन वाला पॉइंट जो है यहाँ पर रेज हुआ था। जुरिडिक्शन वाले पॉइंट में इनका कहना यह था कि जुरिडिक्शन नहीं होगी, ऑफिस जो है यूएस में हुआ है। तो कोर्ट का कहना यह था कि जो कंसेंट डॉक्यूमेंट है ये प्रिपेयर हुए हैं बेंगलोर में इनका ऑफिस है, वहीं से डॉक्यूमेंट जो है डिस्पैच हुए। तो सेक्शन 177 सेक्शन 178 सीआरपीसी के हिसाब से जुरिडिक्शन जो है बेंगलोर कोर्ट का होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो फॉर्ज हैं निश्चित तौर पर बने बेंगलोर में और बेंगलोर में इनका जो इनका हेड ऑफिस है उससे कंसेंट थाने पर ही कार्रवाई है, जिस कारण ये क्षेत्राधिकार जो है एब्सेंट नहीं है। क्षेत्राधिकार जो है यह बनता है एज पर सेक्शन 177 178 ऑफ सीआरपीसी। तीसरा जो इनका पॉइंट था 195 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी सीआरपीसी का, कोर्ट ने कहा कि जब फॉर्जरी जो है कोर्ट के बाहर हुई है और प्राइवेट कंप्लेंट जो है वहाँ पर दी जा रही है तो इट वुड बी मेंटेनेबल। कोर्ट ने डिफरेंशिएट किया 195 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी सीआरपीसी के फंडामेंटल को। कोर्ट का कहना ये कि अगर फॉर्जरी कोर्ट के डॉक्यूमेंट के अंदर हुई और वो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड में ऑलरेडी है तो उस सिनेरियो में 195 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी सीआरपीसी के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट या उसका सबऑर्डिनेट जो है कार्रवाई कर पाएगा। पर जब ये फॉर्जरी कोर्ट के बाहर हुई है उसके बाद फॉर्ज डॉक्यूमेंट तैयार हुए हैं, फिर डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट में पेश हुए हैं, तो वहाँ पर 195 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी सीआरपीसी का बार एप्लीकेबल नहीं होगा और अनेकों ही जजमेंट जो है रिलाई किए गए यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के। साथियों, चौथी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर इनका कहना यह था कि सब एफएसएल रिपोर्ट जो है ये बाइंडिंग नहीं है। कोर्ट ने कहा अगर बाइंडिंग है तो कोई बात नहीं, घबराओ मत, आप इसको ऑब्जेक्ट कर दूँ तो पुलिस जो है अपने स्तर पर भी एफएसएल करा लेगी और एफएसएल के बाद जो निष्कर्ष आएगा उसमें जो भी स्थितियाँ होंगी वो ट्रायल में या उनकी रिपोर्ट में जो है तय हो जाएंगी। तो कहने की बात बार बार मैं आपको यही कह रहा हूँ कि एफएसएल रिपोर्ट जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था उसको चैलेंज ना करने की वजह से, कुछ जल्दबाजी में खामियां करने की वजह से, ओवर स्मार्टनेस की वजह से यह नुकसान जो है भुगतना पड़ गया कंसर्न अक्यूज पर्सन को। चौथी बात को लेकर भी कोर्ट ने जो है इनके पॉइंट को डिस्कार्ड कर दिया। तो मोटा मोटा एक सिविल डिस्प्यूट हमको जो है दिखाई दे रहा है, क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट वो फेलियर हो गया, उसका प्रॉफिट फेलियर हो गया, तो अल्टीमेटली रेमेडी क्या थी? कंसेंट परिवादी के पास में टू गो टू कंसेंट कमर्शियल कोर्ट और कंसेंट सिविल कोर्ट। पर चूंकि यहाँ फॉर्जरी हो गई, वो फॉर्जरी रिकॉर्ड पर आ गई, वो फॉर्जरी अखंडित रही, तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर प्रथम दृष्टया मटेरियल फाइल पर है टू प्रोसिक्यूट यू एंड टू इनिशिएट केस अगेंस्ट यू। तो वहाँ पर केस अच्छा होने के बावजूद भी केस को जो है हारना पड़ा डिफेंस को। तो साथियों, आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी केसेस को लड़ रहे हैं तो उससे पहले जो कॉमन मिस्टेक्स हैं उसको ना करें। वो मिस्टेक्स क्या हैं कि जो डॉक्यूमेंट से आप कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं इट शुड बी क्लियर। अगर वो डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है तो आपके खिलाफ जो है पढ़ा जाएगा। वो क्लियर कैसे होगा कि जब आप हर एक बात को पॉइंट वाइज पैरा वाइज जो है लिख कर भेजेंगे। दूसरी बात है जितना हो सके लॉ को जो है रिलाई करें अपने कम्युनिकेशंस के अंदर। तीसरी बात है कि बार बार लिखें कि हमारे बीच जो भी ट्रांजेक्शन है वो सिविल डिस्प्यूट्स हैं। अगर इनके डिस्प्यूट फर्दर कंटिन्यू होता है द जुडिक्शन वुड बी ऑफ आर्बिट्रेशन और सिविल कोर्ट। इस बात को लिखते हुए चलें ताकि हम सिविल कोर्ट की इंटेंशन को ही इंडिकेट करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप डॉक्यूमेंट को मिसमैच ना करें। अगर मिसमैच करेंगे तो आपके लिए जो है दिक्कतें वो आएंगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जहाँ भी डिस्प्यूट देखें और क्लॉज है आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट में, तो आप सेक्शन 89 सीपीसी की लाइट में, सेक्शन 8 एंड सेक्शन 11 आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट की लाइट में उसको आर्बिट्रेटर को रेफर कर सकते हैं। अगर मैटर एक बार रेफर हो गया आर्बिट्रेटर को और सिविल डिस्प्यूट है, कोई क्रिमिनल एक्ट वहाँ पर नहीं हुआ है, तो वहाँ पर जुरिडिक्शन सिर्फ सिविल कोर्ट को ही होगा या आर्बिट्रेटर को होगा। तो इस सिनेरियो में कोई भी फौजदारी कार्रवाई जो है मेंटेनेबल नहीं होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि आपका प्लेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस जो है, जहाँ से आप डॉक्यूमेंट को भेज रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट जो आप भेज रहे हैं इट शुड बी एप्रोप्रिएट। आप एक काम कीजिए, हो सके तो एक प्रॉपर बंदा जो है अपॉइंट कीजिए ताकि वो डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी करके उस पर रिपोर्टिंग कर सके। अगर कोई लफड़ा होता भी है या कोई दिक्कत आती भी है तो वो व्यक्ति जिम्मेदार होगा, आपकी जिम्मेदारी वहाँ पर नहीं बनेगी, क्योंकि आप अपना सारा काम जो है टेक्निकल रूप से जो है डेलीगेट कर चुके हो। तो इन बातों को विशेषता में ध्यान में रखना है ताकि हमें कोई दिक्कत या नहीं है। और जिन पॉइंट पे केस को हारे हैं उन पॉइंट को अगर ध्यान में रख लिया जाएगा तो हमें कोई दिक्कत जो है वहाँ पर नहीं आएगी। अगर हम इस तरह केसेस को जो है फेस कर रहे हैं तो वी हैव टू बी रेडी इन एंटिसिपेशन बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।